हेलो। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक गोलीय उत्तल पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गोलीय उत्तल पृष्ठ को कैसे बनाया जाएगा? गोलीय उत्तल पृष्ठ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कांच का एक टुकड़ा लेंगे। शीशे का एक बेलनाकार है टुकड़ा लिया गया है, ठीक है। और इसको इस प्रकार से काटा गया है ताकि इसका एक पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ जो है, ये उत्तल गोलीय पृष्ठ की भांति कार्य कर सके, ठीक ना। और ये पूरा जो है इधर सघन माध्यम है, अर्थात ये पूरा इधर कांच है, ठीक ना। अब इस पृष्ठ का नाम लिख देते हैं कुछ, यस पी एस एस। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ कौन हो गया? एस पी एस एस, ठीक। अब इसका एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, इससे ठीक सीधी रेखा एक खींच ली, ध्रुव पी से जाने वाली एक सीधी रेखा खींचा गया, ठीक ना। यह सीधी रेखा जो है इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का मुख्य अक्ष है। ये क्या चीज है? मुख्य अक्ष, ठीक है ना। अब इस उत्तल गोलीय पृष्ठ पर सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक आपतन बिंदु की आवश्यकता होगी। मतलब वस्तु को रखना पड़ेगा, तो वस्तु सदैव जो है कहाँ रखी जाती है? तो हम जानते हैं कि वस्तु जो है सदैव, ये मच्छर आ गया है, वस्तु जो है सदैव मुख्य अक्ष पर रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम एक वस्तु रख ले रहे हैं यहाँ पर, अवतल गोलीय पृष्ठ के ठीक सामने, यहाँ किसी बिंदु O पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? यह बिंदु वस्तु, ठीक है ना। अब इस बिंदु वस्तु से सबसे पहले एक आपतित किरण डाली गई है, ठीक है ना। मान ले रहे हैं कि यह आपतित किरण जो है यहाँ आकर के गोलीय उत्तल पृष्ठ पर यहाँ बिंदु ए पर गिर रही है, ठीक है ना। और इधर ये पूरा का पूरा सघन माध्यम है, तो इसका नाम हम लिख दे रहे हैं सघन माध्यम, जिसका अल्पतनांक N2 है, और यह विरल माध्यम है, जिसका अल्पतनांक N1 है। और उत्तल गोलीय पृष्ठ जो है यह निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 वाले विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 वाले सघन माध्यम से अलग करने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो हम आपतित किरण इधर भेजे हुए हैं, तो इस आपतित किरण पर, ये आपतित किरण यहाँ बिंदु ए पर गिर रही है, तो इस बिंदु पर हमें एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो अभिलंब कहाँ से खींची जाती है? तो अभिलंब जो है सदैव वक्रता केंद्र से खींची जाती है। इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का यहाँ कहीं एक वक्रता केंद्र C मान लेते हैं, तो यहाँ से एक अभिलंब खींच लिए, ये पृष्ठ पर बिल्कुल लंबवत है, अभिलंब का नाम लिख दिए कुछ। अब अपवर्तन के नियम के अनुसार जब ये प्रकाश किरण इस सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है ना। तो ये सीधी न जा करके ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक गई है। अब जब इसे हम पीछे खींचेंगे, ठीक है ना, तो ये आकर के कहीं काटेगी। एक दूसरी आपतित किरण, चूंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो अपवर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ती है,
इसलिए ये पहली आपतित किरण तो खींच ली गई, ये अपवर्तित किरण भी खींच ली गई, ठीक है ना। अब एक आपतित किरण हम सीधे ही इसके ध्रुव पर ही भेज देते हैं, अभिलंबवत ध्रुव पर डाल देते हैं। जब अभिलंबवत ध्रुव पर डालेंगे तो ये अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी मुख्य अक्ष के ऊपर से। जब इसको हम पीछे खींच करके लाएंगे, मतलब दोनों अपवर्तित किरणों को जब पीछे खींचा जाएगा, ठीक है ना, दोनों अपवर्तित किरणों को जब पीछे खींचा जाएगा तो ये आकर के यहाँ बिंदु आई पर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। मतलब प्रतिबिंब जो है यहाँ बन रहा है बिंदु आई पर, ठीक है ना। अब यहाँ से एक अभिलंब खींच ले रहे हैं, ये लंब डाल रहे हैं, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं h। अब इसमें यदि हम कोण का निर्माण करें तो आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह आपतन कोण होता है। तो चूंकि ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, मतलब है आपतित किरण है अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ कोण आई बनेगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण r बनता है, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार ये अपवर्तन कोण यहाँ भी बन जाएगा r। अब जैसे कि इसके ठीक पीछे वाले फिगर में हम लोगों ने बिंदु वस्तु से जो आपतित किरण खींची गई थी मुख्य अक्ष के साथ, वह अल्फा कोण बना रही थी, तो यहाँ भी ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाएगी। उसमें प्रतिबिंब मतलब अपवर्तित किरण जो थी, ठीक है ना, वह मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही थी, तो इसमें भी ये बीटा कोण बना रही है, ठीक है ना। और अभिलंब जो है वह मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा था, तो यहाँ भी गामा कोण लिख दे रहे हैं, ठीक। तो ये फाइनली हम लोगों का चित्र बन चुका है, ठीक है ना। और जब ये चित्र बन गया तो इस चित्र के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। चित्र के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि एस पी एस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। लिखा जाए, लिखना है माना कि एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 वाले विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 वाले सघन माध्यम को अलग चाहे पृथक करता है, ठीक है ना। मान ले रहे हैं कि इस अवतल गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव P है। अभी लिख देते हैं माना कि, साथ में ये लिख लिया गया है, माना कि एस पी एस डैश एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 वाले विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 वाले सघन माध्यम से अलग करता है। उसके बाद अब इसमें क्या हुआ है, इस उत्तल गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C एवं ध्रुव P है। आगे लिख देते हैं
इसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। साथ में PC से गुजरने वाली ये जो सीधी रेखा है, ये इसका मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर कहीं मतलब इस पृष्ठ के सामने एक बिंदु वस्तु वो रखी गई है। इसके मुख्य अक्ष पर आगे लिखते हैं, इसके मुख्य अक्ष PC पर पृष्ठ के सामने एक बिंदु वस्तु को रखी गई है। अब ये बिंदु वस्तु रख दी गई। अब यहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया है, एक आपतित किरण खींचा गया है। आगे लिखते हैं, जिससे पहली आपतित किरण इसका नाम क्या है, OA, पृष्ठ के बिंदु OA पर गिरती है। पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है। ठीक ना, जहां CAN एक अविलंब है। ठीक है ना, इसी बिंदु पर ये अविलंब खींचा गया था। अब अविलंब खींचने के बाद अपवर्तन के नियम के अनुसार यह क्या होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन के नियम के अनुसार जब यह आपतित किरण पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक ना, अब यहां तक तो हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या किया गया है, दूसरी आपतित किरण लिखते हैं, दूसरी आपतित किरण जो है वो कहाँ भेजी गई है, ध्रुव P पर ही खींची गई है ना। दूसरी आपतित किरण
पृष्ठ के ध्रुव P पर ही खींची गई है, जो बिना विचलित हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है ना। दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे पीछे खींचने पर ये बिंदु I पर मिलती हैं, जहां बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी एवं सीधा है। यह प्रतिबिंब अब आभासी एवं सीधा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सामने बना हुआ है ना। पीछे बढ़ाए जाने पर जबरदस्ती बनाया जा रहा है। ठीक है ना। सचमुच में थोड़ी बन रहा है। यह प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा तथा वस्तु से छोटा है, मतलब बिंदु साइज का ही है। ठीक है ना। अब इसमें आपतन कोण, अपवर्तन कोण ये सब खींचे गए हैं। आगे लिखते हैं, माना कि आपतन कोण कहाँ बना हुआ है? OAN। माना कि आपतन कोण OAN बराबर I तथा अपवर्तन कोण, इसका नाम क्या है? CAB है, CAB इजिकल टू R है। अब शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि दो जगह हम R लिखे हुए हैं, इधर भी इधर भी। मेन तो यह है, परंतु ये जो है शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार हो रहा है। शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण युग्म के अनुसार IAN कोण IAN इजिकल टू है किसके? CAB के। और यह भी कितना है? R के बराबर ही है। अब इसमें अल्फा, बीटा और गामा ये कोण बने हुए हैं। ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे, माना कि आगे लिखा जाएगा, माना कि आपतन कोण, आपतित किरण, माना कि आपतित
माना कि आपतित किरण, क्या नाम है आपतित किरण का? ओ ए कमा अपवर्तित किरण, ये पीछे जो बढ़ाई गई है वो अपवर्तित किरण, इसका नाम क्या है? अपवर्तित किरण आई ए, ये इसका नाम है आई ए। एवं अविलंब, अविलंब का क्या नाम है? अविलंब का नाम है सी ए एन, सी ए एन। मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाते हैं। ठीक ना? अल्फा, बीटा और गामा कोण के बारे में लिख लिया गया। फिर मुख्य अक्ष से बिंदु ए की ऊंचाई बिंदु ए की ऊंचाई जो है एच है। ठीक है ना? अभी तक जितना मानने वाला चीज था वो सब हमने लिख दिया है ना? अब मानने की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ से निगमन का कार्य चालू किया जाएगा। ठीक है ना? परीक्षा में अगर पूछा जाए तो इन चीजों को आप नहीं भी लिखेंगे, अगर चित्र आप स्पष्ट रूप से बना दिए हों, ठीक है ना, और आगे का जो निगमन अभी जो हम कराने जा रहे हैं, अगर यह निगमन आप अच्छी तरह से अगर कर दिए हों, ठीक है ना, तभी भी आपका पूरा का पूरा नंबर आ सकता है। ठीक है ना? परंतु चित्र का विवरण देना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। ठीक है ना? इसलिए यह बहुत आसान है लिखना, जैसे जैसे फिगर बनाया गया, जो जो चीजें इसमें हमने माना है वही सब कुछ इसमें लिखा गया है। ठीक है ना? एक बार ढंग से देख लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा रहे हैं। अब आगे सूत्र का निगमन करने के लिए, अपवर्तन सूत्र का निगमन करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्नेल का नियम प्रयोग करेंगे। तो स्नेल के नियम में हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग आपतन कोण और अपवर्तन कोण की गणना करने चल रहे हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण देखा जाए कहाँ कहाँ बन रहा है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं बड़े वाले। एक त्रिभुज है ओ ए सी, दूसरा त्रिभुज है आई ए सी। इन दोनों बड़े त्रिभुजों में सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे इन दोनों का। ठीक है ना? तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में। अब इस त्रिभुज में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो है देख रहे हैं, ये आपतन कोण आई जो है वो इस बड़े वाले त्रिभुज का बाह्य कोण है। बाह्य कोण जो होता है वह सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाता है। तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा।
इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर से एक दूसरा त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, आई ए सी में। इसमें अपवर्तन कोण आर जो होगा वो बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये बीटा प्लस गामा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब स्नेल के नियम के अनुसार लिखेंगे। अब स्नेल के नियम से, नियम क्या होता है स्नेल का नियम, ये होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, ठीक है ना। तो ये गुणा करने पर ये बन जाएगा N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, ठीक है ना। अब इसमें चूंकि है जो अवतल गोलीय पृष्ठ है ये बहुत छोटा होता है, तो आगे लिखा जाएगा यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का द्वारक या व्यास यदि छोटा हो तो बिंदु ए जो है वो पी के निकट होगा, ठीक है ना। देखिए पहले यहां तक देख लीजिए। अब यहां से आगे लिखा जाएगा यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए बिंदु पी के निकट होगा, तथा जब है बिंदु यहाँ चला आएगा पी के निकट, तब अपतन कोण आई एवं अपतन कोण आर का मान क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तब आई तथा आर भी छोटे होंगे, ठीक है ना। आगे लिख रहे हैं इस स्थिति में साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर केवल आर होगा, ठीक है। अब यहाँ ये प्रयोग कर लेंगे, यहाँ लिख रहे हैं N1 आई बराबर N2 आर, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आई और आर का मान लेकर के रख रहे हैं, लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से आई व आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब ये मान इसमें रखा जाएगा N1 आई की जगह पर अल्फा प्लस गामा, फिर N2 आर की जगह पर बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब इनका गुणा जब किया जाएगा, गुणा करने पर ये बनेगा N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 बीटा प्लस N2 गामा। गामा वालों को एक तरफ और अल्फा बीटा वालों को एक तरफ कर लेते हैं, भाई N1 अल्फा माइनस N2 बीटा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N1 गामा है, ये उधर चला गया, ये वाला जो है इधर आ गया है, ये जब ये N2 बीटा इधर आएगा तो N2 बीटा माइनस में हो जाएगा, N1 गामा जब उड़ने जाएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, बाकी जो जहाँ है वो वही है।
अब इसमें से गामा कॉमन कर लें, N2 माइनस N1 हो जाएगा, और यहाँ से N1 अल्फा माइनस N2 बीटा, इसको एक नया समीकरण मान ले रहे हैं 3। 3 तो यहाँ माना जा चुका था ना, हाँ यहाँ 3 माना जा चुका है, ठीक है ना, यहाँ 4 हो जाएगा ये समीकरण। ठीक, अब इस समीकरण में अर्थात समीकरण 4 में अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल करके इस त्रिभुज से रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ा जाए, अब आगे लिखा जाएगा, इसको मिटा देते हैं, एक बार ढंग से देख लीजिए सभी लोग। ठीक, अब आगे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ थोड़ी सी एक चीज और देखनी होगी हम लोगों को, वस्तु की दूरी इसमें दिखाई नहीं गई है। यहाँ वस्तु की दूरी ये जो होगी यू हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, ठीक है ना। और P से लेकर के C तक की दूरी जो है वह R हो जाएगी, ठीक है ना। आगे लिखेंगे, वस्तु की दूरी कहाँ से, वस्तु की दूरी ध्रुव P से ना, लिखेंगे माना गया है, ये चीज माना गया है, लिखा जाएगा माना कि, ये पहले ही हमें लिख लेना चाहिए था, लिखेंगे माना कि ध्रुव P से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, OP बराबर U, ये माइनस में होगी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी IP भी तथा वक्रता त्रिज्या CP बराबर ये प्लस में होगा, ठीक ना। अब अल्फा बीटा और गामा का मान निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए अल्फा कोण जो है ये इस त्रिभुज में बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में, ओ ए पी में tan अल्फा जो है अल्फा के बराबर हो जाएगा, और इसमें AP बाई AP बाई हो जाएगा OP। इसमें मान रखेंगे जब, तो AP की लंबाई h है और OP को माइनस में U माना गया है, ठीक है ना। ये tan अल्फा को अल्फा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं, यदि गोलीय होता तो इसका व्यास छोटा हो, ठीक है ना, तो I तथा R का मान छोटा हो जाएगा, I और R का मान ही केवल छोटा नहीं होगा, अल्फा बीटा और गामा का मान भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और उस स्थिति में I बिंदु M जो है वो P के ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। और जब यहाँ चलाएगा ना बिंदु M P पे ही हो जाएगा, उस स्थिति में इस सवाल को पढ़ा जा रहा है, ठीक ना। फिर से लिख रहे हैं,
मतलब यहाँ से अल्फा बराबर क्या मिला, माइनस एच बाई माइनस में यू। फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज बीटा के निकालने के लिए आई ए पी में टेन बीटा बराबर बीटा टेन बीटा बराबर बीटा, और इधर मान लिखा जाएगा तो ये भी लंब बटा आधार हो जाएगा, तो लंब का मान इधर भी पी है, परंतु आधार का मान आई पी हो जाएगा। तो केवल बीटा का मान जो होगा इसमें मान रखने पर एच बाई माइनस में भी, बीटा बराबर माइनस में एच बाई माइनस में भी हो जाएगा, ठीक ना। अब पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, एगो हेड में बना हुआ है, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज यहाँ बना हुआ है, ठीक ना। इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज सी ए पी में। जब सी ए पी में लिखेंगे तो सी ए पी में यहाँ टेन गामा जो है वो गामा के बराबर होगा, टेन गामा गामा के बराबर हो जाएगा, और इसमें मान लंब का मान हो जाएगा ए पी और आधार का मान हो जाएगा पी सी, ठीक है। मान रखने पर एच बाई आर होगा केवल, मतलब गामा का मान आ गया एच बाई आर। अब ये तीनों मान अल्फा बीटा और गामा का मान सब किस में रखना है, समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब आगे लिखा जाएगा अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में रखने। अब आगे लिखेंगे अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में रखने का। देखिए n1 अल्फा, अल्फा की जगह एच बाई माइनस में यू, फिर माइनस में n2 बीटा की जगह एच बाई माइनस में भी इक्वल टू गामा, गामा की जगह एच बाई आर n2 माइनस n1, ठीक। सब में से आगे इनका अगर गुणा करें तो क्या होगा, n1 एच बाई माइनस में यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n2 एच बाई भी इज इक्वल टू एच बाई आर n2 माइनस n1। सब में इधर h कॉमन हो जाए, h कॉमन कर लेंगे, ये प्लस में है तो इसको पहले और ये माइनस में तो इसको बाद में लिख सकते हैं। n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू एच बाई आर इंटू n2 माइनस n1। h से h कट जाएगा, ये बनेगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। यही फाइनली फार्मूला हम लोगों को बन करके आया। यह जो है अवतल गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। यहाँ लिख लिया जाएगा, यह उत्तल
गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। देख लीजिए। अब यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तब n1 का मान 1 हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ एक चीज देखने वाली बात ये होगी नोट में कि यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु हो जाए तो n1 बराबर 1 होगा। इस स्थिति में अपवर्तन सूत्र जो हो जाएगा वह n मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मान ले रहे हैं, केवल n। ठीक है ना। n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। यही फाइनल सूत्र है। ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका निगमन बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। प्रयास करिएगा कि आप स्वयं भी इसका निगमन कर सकें। धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसे अच्छे तरीके से समझ करके सीख पाएँ।